Okay, good afternoon, everyone. Good afternoon. Welcome to the session. So I wish you all a very happy Mahashivratri. So anyone has kept fast today? Anybody is fasting? Anyone? No one. Good. कोई बात नहीं. So we'll start now. तो आपको याद होगा लास्ट क्लास में हम लोग we were talking about binomial theorem and its application, right? तो क्या आप इस कॉन्सेप्ट को समझ पाए? गुड गुड. सो सम पीपल आर फास्टिंग. गुड. So can anybody tell me, did you understand the application of binomial theorem in physics problem? किस टाइप के क्वेश्चंस में उसे यूज कर पाएंगे? क्या डेटा देख के आप पता कर सकते हो कि क्या होने वाला है? मींस व्हाट मींस कितना, मतलब अगर बाइनोमियल थ्योरम लगाना है या नहीं लगाना है, क्या डेटा देख के आप पता कर सकते हो? जनरली जब भी फ्रैक्शनल चेंज या रेशियो या परसेंटेज चेंज की बात आए तब बाइनोमियल थ्योरम हम जनरली लगाते हैं. दिस इज व्हाट इज द अंडरस्टैंडिंग. ठीक है. अभी देखो, समझना एक चीज को. तो बाइनोमियल थ्योरम का एप्लीकेशन क्या होता है कि देखो, समझना इस चीज को. बहुत अच्छी बात बता रहा हूं मैं. ठीक है. सपोज इफ आई आस्क यू 1 plus x by 1 plus y. ठीक है. सपोज दिस इज सम वैल्यू z. ठीक है. एंड गिवन दैट, सुनना ध्यान से, x and y are very very small as compared to 1. Suppose this is what. सुनना ध्यान से. अगर हम बाइनोमियल थ्योरम यूज करें तो क्या हम इसको लिख सकते हैं? सुनना ध्यान से. 1 plus x upon 1 plus y को क्या हम लिख सकते हैं? 1 plus x into 1 plus y to the power minus 1. क्या ये सबको समझ में आया? Given that x and y is very very less as compared to 1. ठीक. तो 1 plus x divided by 1 plus y, क्या हम इसे लिख सकते हैं? 1 plus x into 1 plus y to the power minus 1. मैं कल जो बाइनोमियल थ्योरम चल रहा था उसी को मैं आगे बढ़ा रहा हूं. ठीक है. मुझे एक बात बोलो, मान लो z is equal to 1 plus x divided by 1 plus y. ठीक. एंड x and y are very very small as compared to 1. हड़बड़ी मत करो, अभी समय लो, बाद में समय इसमें मत लेना, क्योंकि बाद में जो भी बच्चे आएंगे बोर्ड्स के बाद उनके लिए ये सब चीजें क्विक, बहुत क्विक होगा. एक लेक्चर में सब चीजें खत्म करूंगा. जो जो चीजें आपके लिए टाइम है तो आप लोग बहुत सारे अच्छी बातें और एक्स्ट्रा सीखोगे, बिकॉज यू आर इन्वेस्टिंग टाइम अपार्ट फ्रॉम योर school studies and your boards. You are investing time here, so you should be learning more. और आपको ये एडवांटेज बाद में दिखेगा. मुझे एक बात बताइए, 1 plus x divided by 1 plus y is equal to z. ठीक. तो क्या मैं इसे लिख सकता हूँ 1 plus x into 1 plus y to the power minus 1? ये जो मैंने किया 1 plus y to the power minus 1, is it simple exponents? No response. Is it simple exponents, everyone? Yes or no? Yes. Is it simple exponents? क्या सबको समझ में आ रहा है? हाँ, सबको आ रहा है ना? ये एक्सपोनेंट है ये. Yes or no? Simple. तो 1 plus y नीचे था, इसको ऊपर ले गए, 1 plus y to the power minus 1 हो गया. अच्छा, अगर तुम मुझे अलाउ करो, can I write it as 1 plus x into 1 minus y? कैसे लिखा मैंने इसे? कैसे लिखा मैंने इसे? क्या मैंने कल आपको सिखाया था कि 1 plus y to the power minus 1 बाइनोमियल एप्रोक्सीमेशन के हिसाब से क्या मैं इसे 1 plus minus 1 into y लिख सकता हूँ? बट इसके लिए y has to be very small as compared to 1. Very small means how much? How much small? कितना small? कितना small को very small बोलेंगे? कितना small? 10% से कम. जनरली जितना ज्यादा कम होगा उतना ज्यादा एक्यूरेसी होगी. कल हम लोगों ने इसके बारे में बात की थी, राइट? तो ये एकदम समझ में आना चाहिए. बिल्कुल सही. तो 1 plus y to the power minus 1 को मैं लिख सकता हूँ 1 plus minus 1 into y, which is nothing but 1 minus y. तो इसीलिए मैंने यहाँ पे 1 minus y लिखा. मतलब समझने वाली बात ये है कि z की वैल्यू जो 1 plus x by 1 plus y दिख रही है, अगर x y वेरी वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू 1 है, then this also is equal to this. Yes or no? अभी अगर आप लॉजिकली थोड़ा सोचोगे तो तुम ऐसे इसको बोलोगे अच्छा है तुम ऐसा क्यों, तो कोई बोलेगा अच्छा तो मैं तो फिर इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ.
लिख सकता हूं क्या z को? बोले बोले बोले, क्या मैं लिख सकता हूं इसको ऐसे? यस और नो? कैन आई राइट इट लाइक दिस? यस सर, यस सर, बिल्कुल लिख सकते हैं। और अगर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, इफ यू अलाउ मी, कैन आई राइट इट एज 1 प्लस वाई इंटू 1 माइनस एक्स? इस जगह पे बाइनोमियल थ्योरम लगाया क्योंकि x इज वेरी वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू 1। आर यू ऑल अंडरस्टैंडिंग? बोलो बोलो बोलो, आर यू ऑल अंडरस्टैंडिंग? आर यू ऑल विथ मी? डिड यू अंडरस्टैंड दिस व्हाटएवर आई एम सेइंग? क्या सबको समझ में आया है? एवरीवन गुड। तो 1 बाई 1 प्लस वाई इंटू 1 प्लस एक्स टू द पावर माइनस 1 लिखा मैंने, इसको मैं लिख सकता हूँ 1 बाई 1 प्लस वाई इंटू 1 माइनस एक्स। लॉजिकल है ये? लॉजिकल है ये? लिख सकता हूँ। अच्छा, इसका मतलब 1 प्लस एक्स बाई 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 1 बाई 1 प्लस वाई इंटू 1 माइनस एक्स, इसके बराबर होगा बिल्कुल। लास्ट में देखना मैं कुछ ऐसी चीजें लिखूंगा जो तुमको बोलेगा कि वाह अच्छा ऐसा लिख सकते हैं, बिल्कुल। और इसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, ऑप्शंस में बाइनोमियल थ्योरम लगा के चेंज करते हैं ऑप्शंस को, तो आपको समझ में आना चाहिए कि ऑप्शन आया कैसे। अच्छा, कोई बच्चा बोलेगा अच्छा आप इतने स्मार्ट हो, मैं आपसे भी ज्यादा स्मार्ट हूँ। वो क्या करेगा, 1 प्लस वाई टू द पावर माइनस 1 लिख रहा है और 1 प्लस एक्स टू द पावर माइनस 1 लिख रहा है। कैन आई स्टॉप हिम फ्रॉम राइटिंग लाइक दिस? कैन आई स्टॉप हिम फ्रॉम राइटिंग लाइक दिस? आप बोलो, क्या मैं उसे रोक सकता हूँ अगर किसी ने ऐसा लिखा तो? सही लिखा है, गलत क्या लिखा है उसने? यस और नो? नो, इट्स राइट। यस और नो? इट्स राइट। तो अगर ये राइट है, अगर ये राइट है तो ये भी राइट है। ओ माय गॉड, इसका मतलब सबसे सनसनीखेज देखो, z इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स बाई 1 प्लस वाई विच इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स इंटू 1 माइनस वाई विच इज इक्वल टू ऑलमोस्ट इक्वल टू, ऑलमोस्ट एकदम मतलब 99.99% एक्यूरेसी टाइप, 99.5% एक्यूरेसी टाइप, it is also equal to 1 plus y into 1 minus x which is also equal to 1 minus y upon 1 minus x. Do you all agree with this? ये सब सेम चीज है। बाइनोमियल थ्योरम लगा के आपने एक फॉर्मेट से दूसरे फॉर्मेट में बदला है, बाकी कुछ भी नहीं किया है। क्या क्लैरिटी यही है? एवरीवन टेल मी, डिड यू ऑल अंडरस्टूड व्हाट आई सेड? क्या 100% क्लैरिटी है? यस। सो ये आपको समझ में आना चाहिए कि बाइनोमियल थ्योरम में अगर x और y इज वेरी वेरी लेस तो मैं ये सब तामझाम कर सकता हूँ, ये सब कैलकुलेशंस मैं कर सकता हूँ, मैनिपुलेशंस कर सकता हूँ, और मेरा वही 1 प्लस एक्स बाई 1 बाई वाई। देखो बहुत बार बच्चा बिलीव नहीं कर पाता, सर 1 प्लस एक्स बाई 1 बाई वाई इज इट इक्वल टू 1 माइनस वाई बाई अपन 1 माइनस एक्स। आएगा भाई अगर x एंड y आर वेरी वेरी स्मॉल एज कंपेयर्ड टू 1। आर यू अंडरस्टैंडिंग? if it is very very small as compared to 1 then you can do this. yes or no? आप घर में करके देख लें कैलकुलेटर की मदद से and you would be surprised to see that yes सब रिजल्ट्स मैच हो रहे हैं almost. ठीक है, तो अब डिपेंडिंग अपॉन कि ऑप्शन में क्या चेंजेस है आप ऑप्शन डिसाइड कर सकते हो बाइनोमियल थ्योरम का अगर वहां पे यूज है। ठीक है, अब देखो एक और एग्जांपल देखो, आपको फील आएगी। आप सबने ग्रेविटेशन चैप्टर पढ़ा है स्टैंडर्ड 9th में, यू रिमेंबर? ग्रेविटेशन चैप्टर आपने पढ़ा है स्टैंडर्ड 9th में? अच्छा, आपको अगर याद होगा जब आपने ग्रेविटेशन चैप्टर पढ़ा था स्टैंडर्ड 9th में, तो यू लर्नड अबाउट सम फॉर्मूला अबाउट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडीज और द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। याद है वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कैसे निकालते थे? उसका फॉर्मूला क्या था? उसका फॉर्मूला था, अगर आपको याद आ रहा है, g इंटू मास ऑफ अर्थ इंटू रेडियस ऑफ अर्थ का होल स्क्वायर। यस और नो? ये आ रहा था क्या सबको याद है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का ये फॉर्मूला आता था g इंटू मास ऑफ अर्थ अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ का होल स्क्वायर। याद है कि नहीं? अच्छा, मान लो याद नहीं है, कोई बात नहीं, मुझे कुछ और सीखना है, मुझे कुछ और सीखना है, तो मान लेते हैं फॉर द टाइम बिंग अगर किसी को याद नहीं था तो ये मान लो कि ये सही है, ये सही है। ठीक है, सो स्मॉल g की वैल्यू है कैपिटल G which is यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट into mass of the earth upon radius of the earth का whole square. This is your small g which is acceleration due to gravity. ठीक है, अच्छा अब ये जो acceleration due to gravity है, this is g, ये जो g है this is g at earth surface.
दिस इज जी एट अर्थ सरफेस। ठीक है, अब सुनना ध्यान से। सपोज मैंने आपसे पूछा फाइंड जी एट अ हाइट ऑफ 600 kilometers from Earth surface. या 500 किलोमीटर फ्रॉम अर्थ सरफेस मुझे जी चाहिए। क्या करूंगा? मैं लिखूंगा जी एट अर्थ सरफेस, इसको जी नॉट बोलूंगा। दिस इज इक्वल टू जी इंटू मास ऑफ अर्थ अपॉन रेडियस ऑफ द अर्थ का होल स्क्वायर। नाउ व्हेन आई हैव टू फाइंड जी एट height of 500 kilometer from Earth's surface, so I will write it as G as 500 as G into ME upon radius of Earth plus 500. अब आपको समझ में आना चाहिए कि रेडियस ऑफ द अर्थ की वैल्यू कितनी होती है। यू रिमेंबर इट इज 6400 किलोमीटर्स। ये आती है रेडियस ऑफ द अर्थ की वैल्यू। कितनी आती है? 6400 किलोमीटर्स। 6400 किलोमीटर आता है रेडियस ऑफ द अर्थ। रिमेंबर? याद है ये वैल्यू? पता नहीं, किसी को याद नहीं आ रहा, कोई बात नहीं। अगर नहीं याद है कोई दिक्कत नहीं, डो नॉट वरी, डो नॉट वरी, डो नॉट वरी। ये सही वैल्यू है। अभी अभी आप मान लो कि ये वैल्यू सही है। ठीक है, मुझे यहाँ पे कुछ आपको जो सिखाना है, मैं क्या सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। सपोज मैं आपको बोलूं G500 बाई जी नॉट आप कर दो, तो क्या आ जाएगा? G500 जी नॉट, देखो सब कट जाएगा। विल इट बी इक्वल टू RE प्लस 500 अपॉन RE का होल स्क्वायर। यस और नो एवरीवन प्लीज? क्या ये आ जाएगा? अब ध्यान से देखो, इसको अगर आप थोड़ा सा अक्कल लगाओ तो आपको दिखेगा 1 प्लस 500 अपॉन RE का होल स्क्वायर। क्या समझ में आ रहा है? अब RE की वैल्यू कितनी है? 6400 किलोमीटर। मुझे यहाँ पे बताओ, आप इसको सॉल्व करने के लिए रेशियो निकल गया। अगर आपसे बोले फ्रैक्शनल चेंज इन द वैल्यू ऑफ जी, परसेंटेज चेंज इन द वैल्यू ऑफ जी, तो क्या आपको लगता है कि यहाँ पे आप बाइनोमियल थ्योरम लगा सकते हो सिंप्लीफिकेशन के लिए? जो पूछ रहा हूं उसका जवाब दो। मैं आपको कैलकुलेशन ट्रिक सिखा रहा हूँ, मैथ्स ट्रिक सही है फिजिक्स में। क्या आप यहाँ पे बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन लगा सकते हो? फील करो, फील करो। क्या आप यहाँ पे बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन लगा सकते हो? बोलो, बोलना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा। 500 अपॉन RE, RE कितना है? 6400 किलोमीटर। 10% होगा 640, 1% होगा 640, 110 एंड 1% रूल, 1% होगा 64। तो क्या आपको दिख रहा है? इट इज समवेयर लाइक 7.6 7.7%। क्या वो 10% से कम है? एवरीवन, आर यू गेटिंग द फील ऑफ इट? यस सर। तो अगर ये 10% से कम है, क्या मैं यहाँ पे बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन लगा सकता हूँ? सब लोग बोलेंगे यार लगा सकता हूँ, बिल्कुल लगा सकता हूँ। तो मैं इसको सिंप्लीफाई कर सकता हूँ एज 1 प्लस 2 टाइम्स 500 अपॉन RE। रेडियस ऑफ द अर्थ इज 6400 किलोमीटर। अभी पुट कीजिए, 1 को उधर ले जाइए, तो G500 माइनस जी नॉट अपॉन जी नॉट इज 1000 अपॉन 6400, विच इज लाइक 1/6 समथिंग। 1/6.4 आ जाएगा, तो 1/6 आता है 16.66, 1/6.4 आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली 16 के आसपास, अप्रोक्सीमेटली 15 पॉइंट समथिंग परसेंट आएगा। तो इतना परसेंटेज चेंज होगा आपका। क्या बात समझ में आ रही है? इतना परसेंटेज चेंज होगा आपका। क्या क्लैरिटी है? ये क्या आपको समझ आ रही है बात? Yes or no? Did you understand this? तो यहाँ पे मैं आपको क्या सिखाना चाहता था कि क्या आप यहाँ पे बाइनोमियल थ्योरम लगा सकते? क्या आप यहाँ पे बाइनोमियल थ्योरम लगा सकते? सो दिस इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड। ठीक है, तो आप यहाँ पे बाइनोमियल थ्योरम लगा सकते।
तो अगर आपको याद होगा, किसी को अगर किसी ने 9th में थोड़ा बहुत पढ़ाई किया था तो उसको याद आएगा कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट एनी हाइट h where h is small to the range of around 500-600 kilometers from earth surface, ये दिया जाता था as g at the earth surface into 1 plus 2h by re। याद आ रहा है? ये आता था, अगर आपको फॉर्मूला याद है तो। फॉर्मूला याद नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, ये आता था। अब ये कैसे आया देखो, ये तो मेरा h था ना, इसके साथ मैंने 2 मल्टीप्लाई किया तो 2 इंटू, इसको अगर जनरलाइज करूं तो यहाँ पे 500 की जगह पे h आ जाएगा। एंड h इज स्मॉल, 10% ऑफ 6400 से स्मॉल है, मतलब 640 किलोमीटर से स्मॉल अगर है तो क्या मैं ये फॉर्मूला यूज कर सकता हूँ डायरेक्ट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का एट एनी हाइट h फ्रॉम द अर्थ सरफेस। गायब हो गया बस, गायब हो गया तुम। क्या क्लैरिटी है ये एवरीवन? डिड यू अंडरस्टैंड दिस? फील आई? यस सर, समझ में आई बात? यस सर, ये चीजें मैटर करती हैं। दीज आर ट्रिक्स विच यू शुड बी अंडरस्टैंडिंग। हाँ, ये समझ में आता है तो फिर अच्छा ठीक है सर, समझ गया, एकदम समझ गया, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। क्या क्लैरिटी है ये? तो ऐसे हम बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन को यूज करेंगे, अलग अलग जगह यूज करेंगे, और भी बहुत सारे एरियाज आएंगे समय के साथ, आपको पता चलेगा फिजिक्स में। लेकिन ये एक ट्रेमेंडसली यूजफुल शॉर्ट ट्रिक या कॉन्सेप्ट आप समझ लो जो कि हम लोग यूज करते हैं, ठीक है? वी यूज इट, ठीक है? अच्छा, so this is, you know, this is about the trick that we learned which is binomial approximation, ठीक है? अच्छा, अब binomial approximation के बाद अब और क्या बचता है? which tricks that we, you know, we are really interested in, और कौन से ट्रिक्स हैं जो कि हमें समझना है? तो ये ट्रिक्स क्या है? let's try to understand। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, बिफोर आई गो अहेड, सब लोग एक सेकेंड के लिए क्लोज योर आईज एंड फील वेदर यू आर गेटिंग बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन और नॉट। क्या सबको क्लैरिटी है? सबको क्लैरिटी है बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन क्या है क्या नहीं? क्लैरिटी है? पक्का? अच्छा, सुनो, मैं आपको 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल बाई जी, ये हम लोगों ने देख लिया था। अगर मैं आपको बोलूं कि प्लॉट द ग्राफ बिटवीन टी स्क्वायर एंड एल, क्या आप प्लॉट कर पाओगे? टी स्क्वायर और एल के बीच में ग्राफ प्लॉट करना है। वाई एक्सिस में रखो टी स्क्वायर और एक्स एक्सिस में रखो एल। ये ग्राफ कैसा दिखेगा, कोई बता सकता है मुझे? एक मिनट सोचो, एवरीबॉडी ट्राई इट आउट। टी स्क्वायर वर्सेस एल का ग्राफ, अरे ये सब क्वेश्चंस आते हैं, घबराओ मत। टी स्क्वायर वर्सेस एल का ग्राफ कैसे निकालो? टी स्क्वायर वर्सेस एल का ग्राफ, एक मिनट सोचो, थोड़ा सा मैथमेटिकल मैनिपुलेशन करो यहाँ पे। यस, सोचो। सबसे पहले इसका मैथमेटिकल मैनिपुलेशन करो तो तुमको ये समझ में आएगा कि g अपॉन 2 पाई, सॉरी, t अपॉन 2 पाई इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ l अपॉन जी। अब मुझे l चाहिए
तो मुझे स्क्वायर रूट ऑफ एल हटाना पड़ेगा, मतलब दोनों साइड मुझे स्क्वायर करना पड़ेगा। तो आई शुड बी गेटिंग टी स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर इज इक्वल टू एल अपॉन जी। क्या ये सबको समझ में आया? क्या ये सबको समझ में आया? अच्छा, तो जी को उधर ले गए हमने, तो टी स्क्वायर इंटू जी अपॉन 4 पाई स्क्वायर इज इक्वल टू एल। आप चाहो तो टी स्क्वायर को एक साइड में रख लो और 4 पाई स्क्वायर अपॉन जी को दूसरे साइड में ले जाओ इंटू एल। अब ये ओवरऑल 4 पाई स्क्वायर बाई जी इज सम कांस्टेंट, सम कांस्टेंट। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ, ये बहुत कम लोगों को पता रहता है, बट ये बहुत काम की चीज है। अच्छा, पाई स्क्वायर की वैल्यू अपने कैलकुलेटर में कैलकुलेट करो, ये 10 के बहुत करीब आता है। तो कैलकुलेशन में कभी कभार पाई स्क्वायर को 10 पुट कर दोगे तो बहुत काम की चीज आती है, ये याद रखना। पाई स्क्वायर वैल्यू देखो, पाई स्क्वायर करो अपने कैलकुलेटर में, क्या 10 के एकदम करीब आ रहा है वैल्यू? करो करो अपने कैलकुलेटर में करो। डू नॉट बी लेथार्जिक, डू नॉट फील स्लीपी। क्या आपको फील आ रही है? हाँ, 9.87, ये ऑलमोस्ट 10 के करीब है। ठीक है, तो पाई स्क्वायर की वैल्यू हम लोग 10 बहुत बार अपने कैलकुलेशंस में पुट करते हैं। तो आप चाहो तो पाई स्क्वायर और जी को उड़ा सकते हो, 9.8 के आसपास आ रहा है ना, पाई स्क्वायर और जी को उड़ा सकते हो। तो ये वैल्यू अगर तुम चाहो तो अप्रोक्सीमेटली टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4l भी लिख सकते हो। बहुत बार ये ऐसा भी कर देते हैं, बिकॉज पाई स्क्वायर और जी ऑलमोस्ट कट जाता है। अरे आप ही ने बोला ना 9.876, तो 9.8 तो यही आता है ना। क्या आता है? 9.8 अपना जी आता है, तो जी के साथ ये कट जाएगा क्या पाई स्क्वायर बाई जी? नहीं समझ में आया? आया कि नहीं? तो क्या इसको मैं 4l लिख सकता हूँ? हाँ सर, लिख सकता हूँ क्या? हाँ, अप्रोक्सीमेट लिख सकते हैं। तो देखो, टी स्क्वायर इक्वल टू 4l ग्राफ है। समझो, ये छोटी छोटी बातें जो मैथमेटिक्स आपको हेल्प करेंगी। टी स्क्वायर इक्वल टू 4l है। अब y, टी स्क्वायर की जगह पे y है और l की जगह पे x है, कांस्टेंट 4 है। ये कौन सा ग्राफ है बेटा जी? कौन सा ग्राफ है ये? कैसा ग्राफ है ये? y इक्वल टू 4x कैसा ग्राफ है ये? जल्दी बोलो, टाइम नहीं है मेरे पास। कैसा ग्राफ है ये? बोलो, कैसा ग्राफ है ये? y इक्वल टू 4x कैसा ग्राफ है ये? इट्स अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। बोलने में इतना टाइम क्यों लग रहा है? इट्स अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन, स्लोप जिसका 4 है। इट इज दिस ग्राफ। तो टी स्क्वायर वर्सेस एल का ग्राफ ये होगा। यस और नो? होगा ना? होगा ना? अब सुनो, सपोज मैं आपको बोलूं आपको एल एन टी वर्सेस एल एन एल का ग्राफ खींचना है, तो क्या आप बता सकते हो एल एन टी वर्सेस एल एन एल का ग्राफ कैसा होगा? लेट मी सी। छोटी छोटी बातें, इसके ऊपर क्वेश्चंस बनते हैं। ट्रस्ट मी, ये बेसिक मैथमेटिक्स आपको आना चाहिए। बच्चों को समझ ही नहीं आता वो बेसिक मैथ्स, और फिनिश करने घुसते हैं, पागल हो जाते हैं क्या हो रहा है। क्या मुझे एल एन टी वर्सेस एल एन एल का ग्राफ बना के दिखा सकते हो आप? ट्राई करो तो, एल एन टी वर्सेस एल एन एल। करो करो करो, कर सकते हो, पक्का कर सकते हो, तुम्हें सिखाया गया है। एल एन टी वर्सेस एल एन एल का ग्राफ। मैं दूसरे पेज में जा रहा हूँ। टी स्क्वायर की वैल्यू है 4l और सर ने बोला है एल एन टी वर्सेस एल एन एल का ग्राफ खींचे। मान लो y में मैंने किया एल एन टी और x में मैंने लिया एल एन एल। अब एल एन टी वर्सेस एल एन एल का ग्राफ चाहिए। चलो करके बताओ कैसा ग्राफ होगा एवरीवन। करो 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 करो, ट्राई इट आउट। चलो, टेक अ चैलेंज। यस वी विल लर्न इट, यस वी विल लर्न इट। चलो करो, कर सकते हो, करो। एल एन टी वर्सेस एल एन एल। घबराओ मत। देखो, जब एल एन टी निकालने के लिए बोल रहा है, क्या आपके दिमाग में ये आ रहा है कि भाई साहब इस इक्वेशन के दोनों साइड में एल एन तो लेना है मुझे? क्या ये फील आई? अब एल एन का आपको करना आता है, मल्टीप्लीकेशन रूल, एडिशन रूल आपको पता है। क्या आप अप्लाई कर सकते हो अक्कल? मैंने हिंट दे दिया। टेक एल एन ऑन बोथ साइड्स, मैंने हिंट दे दिया।
आप में से बहुत लोग सोचते हो अरे बेटा यही सब आता है क्या? हाँ बेटा यही आता है। देख पूरा बेसिक मैथ्स है। टेक ln ऑन बोथ साइड्स। क्या ले सकते हो ऐसा? टेक ln ऑन बोथ साइड्स एवरीवन। रिस्पांस कम आ रहा है एवरीवन। टफ जा रहा है क्या? बिल्कुल आसान है, डरो मत। टेक ln ऑन बोथ साइड्स। लो क्या आएगा इफ यू टेक ln ऑन बोथ साइड्स? टेक इट। So if you take ln on both sides, will it be ln of t square is equal to ln of 4l everyone? तो ln of t square क्या हो जाएगा? Will it be twice of ln t, which will be of ln of 4 plus ln of l? Yes, yes. इसको आप ln t लिखो, ये हो जाएगा ln 4/2 प्लस ln l/2। ठीक, अब इसको ध्यान से देखो, क्या ln 4/2 कुछ भी हो है तो एक कांस्टेंट। तो कैन आई नाउ ln t की जगह पे एक्चुअली y एक्सिस में मैंने ln t रखा, तो क्या मैं ग्राफ का फील लेने के लिए ln t की जगह पे y रख लूं? जस्ट फॉर माय अंडरस्टैंडिंग, जिसको ये लिखने की जरूरत नहीं, जिसका दिमाग शार्प है वो फटाफट कर लेगा। लेकिन कभी कभी बच्चों को वो y और x दिखना जरूरी होता है, तभी वो फील कर पाते कि हाँ ये स्ट्रेट लाइन। तो y इज इक्वल टू हाफ x plus some constant c, and what is c? c is equal to ln 4/2। क्या तुम ये फील कर पाए? कोई फील नहीं। फील कर पाए कि नहीं? बोलिए हाँ या ना। ये कौन सा ग्राफ है बेटा? y इक्वल टू हाफ एक्स प्लस सी। कौन सा ग्राफ है ये? जल्दी बोलो, कौन सा ग्राफ है? y इक्वल टू mx प्लस सी है सर। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो ये ग्राफ c, जब x की वैल्यू 0 है तो c कितना है? ln 4/2। तो ये लेंथ है ln 4/2 एंड इसका स्लोप जो है, इसका स्लोप है हाफ। स्लोप हाफ है, मतलब ये ग्राफ कैसा जाएगा? स्लोप इज हाफ। इंटरसेप्ट फॉर्म कर लो, बेटर होगा ग्राफ निकालने के लिए। ऐसे फंस जाओगे। गुड, आपको फील आई हम फंस सकते हैं, तो बेटर है इंटरसेप्ट फॉर्म ले लो। y माइनस हाफ एक्स इज इक्वल टू सी। तो ये आ जाएगा y बाई सी प्लस x बाई -2c इज इक्वल टू 1। तो y की वैल्यू आई c और x की वैल्यू आई -2c। So your graph will go something like this. Did you get a feel? ये है आपकी ग्राफ। It's a tremendous question, मैं बता रहा हूँ। LNT वर्सेस LNL का ग्राफ लो, पूछ लेते भाई। तो उसमें तुमको एक बात समझ में आनी चाहिए कि भैया ये कुछ नहीं है, फिजिक्स के हिसाब से रिलेशनशिप आ जाना चाहिए, फिर हमें बेसिक मैथमेटिकल मैनिपुलेशन करना आना चाहिए। कोई खास बात नहीं, हमसे सवाल बनेगा। ऐसा है ही नहीं कि हमसे सवाल ना बन पाए। भाई क्यों नहीं बनेगा? हमारा बेस क्लियर है, हमारा मैथ्स क्लियर है, और अपने को आता है कि फिजिक्स में कैसे हमें ग्राफ प्लॉट करना है। डिड यू गेट द फील एवरीवन? नहीं आना चाहिए। आया कि नहीं फील? बोलो, आया? पक्का? 100%? एनी डाउट, एनी कंफ्यूजन? नो कंफ्यूजन, गुड। तो ये जो मैंने अभी आपको बताया, ये आप समझो दीज आर लाइक लाइफ सेविंग स्किल्स इन फिजिक्स। कैसे ये ग्राफ प्लॉट हो रहा है, एलएन दोनों साइड में लेना, चीजों को मैनिपुलेट करना, ये आना चाहिए। जितना अच्छा ये सब चीजें होगा, उतना बढ़िया आप फिजिक्स के प्रॉब्लम सॉल्विंग आपकी अच्छी हो। मैं फिर से बताता हूँ, प्रॉब्लम ये नहीं होता, पता बच्चे का प्रॉब्लम ये नहीं होता कि बच्चे को कॉन्सेप्ट नहीं आ रहा। बच्चे को कॉन्सेप्ट आता है, लेकिन जब उसको मैथमेटिकली मैनिपुलेशन करना पड़ता है या मैथमेटिकली उसको सोचना पड़ता है और फिर आंसर 4 में से 1 मिलाना पड़ता है, पागल हो जाता बच्चा। क्लैरिटी है क्या? मेरी बात समझ में आई एवरीवन? डन? कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन?
नहीं है। तो ln में log के जो कॉन्सेप्ट है उसको फिलहाल मैं थोड़ा सा यहाँ पे आई विल गिव इट अ स्लाइड, इसको थोड़ा सा डाइवर्जन अभी दूंगा। अभी हम थोड़ा सा आएंगे ट्रिग्नोमेट्री के कुछ कॉन्सेप्ट्स पे जो कि इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और कुछ चैप्टर्स में ट्रिग्नोमेट्री के ये सब चीजें काफी मायने रखती हैं, काफी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, तो वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस। ठीक है, आइए लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड फ्यू थिंग्स। चलिए ट्रिग्नोमेट्री में अगेन मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री में क्या सिखाऊंगा, क्या मैं आपको what I will teach you only those aspects which are important for physics problem solving point of view। वैसे ट्रिग्नोमेट्री अपने आप में काफी बड़ा चैप्टर है, और जिन लोगों का मैथ्स होगा वो लोग उसे करेंगे भी उस लेवल तक, बट फिजिक्स के लिए जो चाहिए वो हमें करना है। ठीक है, आइए डन डस्टेड। क्या ये सबको समझ में आया? आया कि नहीं? क्या क्लैरिटी है? ये सबको समझ में आया? देखो आपने आप अगर देखोगे किस तरीके से लॉजिकली आपने अपना कॉन्सेप्ट बिल्डिंग किया। आपको सबसे पहले बोला गया कि आप एक काम करो बेटा, आप टी स्क्वायर और एल का ग्राफ निकालो, तो आपने टी स्क्वायर और एल का ग्राफ निकाला। ठीक है, फिर आपको बोला गया ठीक है अभी आप एल एन टी वर्सेस एल एन एल का ग्राफ निकालो, वो भी आपने किया। तो देखो लॉजिकली ये सब क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो यू शुड बी क्लियर अबाउट दिस। ठीक है, आइए अच्छा चलिए, so now we will go to some aspects of trigonometry which we should be knowing to get proper grip of standard 11 12 level physics। एकदम बेसिक से बताता चलूंगा, बहुत सारी चीजें आपको पता होंगी, बहुत सारी चीजें आपको पता नहीं होंगी, कोई बात नहीं। चलिए आइए सबसे पहले जो बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है उसके बारे में समझते हैं। तो बेसिक ट्रिगो रेशियोज जो हमें करने पड़ते हैं वो आप सबको पता है, साइन, कॉस और टैन। दीज आर द थ्री ट्रिगो ऑपरेटर्स, और इनके रिवर्स भी एग्जिस्ट करते हैं। साइन का रिवर्स होता है कोसेक, सबको पता है। कॉस का रिवर्स होता है सेक, सबको पता है। टैन का रिवर्स होता है कॉट, सबको पता है। ये सब बेसिक ट्रिगो रेशियोज के ऑपरेटर्स हैं। दीज आर नोन एज ऑपरेटर्स। ये बेसिक ट्रिगो ऑपरेटर्स होते हैं, बट ये बेसिक ट्रिगो ऑपरेटर्स अपने आप में कुछ भी कन्वे नहीं करते हैं। ये तभी एक मीनिंग कन्वे करते हैं जब इनके बाद में एक एंगल आता है। अभी एंगल कुछ भी हो सकता है, जनरली वी टेल दैट एंगल बाय थीटा। आप जो चाहे ले सकते हो, अल्फा बीटा गामा जो मन, बट जनरली थीटा लेते हैं। क्यों लेते हैं पता नहीं। ठीक है, सो बेसिक ट्रिगो रेशियोज हैं। ऑपरेटर्स कौन कौन से हमारे पास? साइन, कॉस, टैन और उनके रेसिप्रोकल कोसेक, सेक, कॉट। ये है कि ये सभी ट्रिगो रेशियोज, सुने ध्यान से, ये सभी ट्रिगो रेशियोज जो ये ऑपरेटर्स हैं ये सिंगली एग्जिस्ट नहीं कर सकते, सिंगली इनका कोई मतलब नहीं है। ये तभी मीनिंग एक्वायर करते हैं जब ये एक एंगल के साथ मिलके आते हैं, राइट? जैसे कि साइन थीटा इज हैविंग अ मीनिंग, cos theta is having a meaning, tan theta is having a meaning, but sign of what we don't know, so we will not be able to convey any meaning out of it, right? अच्छा, अब जनरली हमने जो स्टैंडर्ड 10th में पढ़ा हुआ है, स्टैंडर्ड 9th 10th में जो ट्रिगो हमने पढ़ा हुआ है, तो स्टैंडर्ड 9th और 10th में हमने जो ट्रिगो पढ़ा हुआ है वो हमने राइट एंगल ट्रायंगल का ट्रिगो पढ़ा हुआ है। हमने क्या पढ़ा हुआ है? राइट एंगल ट्रायंगल का ट्रिगो। राइट एंगल ट्रायंगल का ट्रिगो हमने पढ़ा हुआ है। मतलब हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल था, और राइट एंगल ट्रायंगल में ही हमने साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा सब निकाला। ठीक है, अच्छा अब फिजिक्स की जहां तक बात है तो हमें किस टाइप के ट्रायंगल में ट्रिग्नोमेट्री लगाना पड़ेगा? मेजरली हमें राइट एंगल ट्रायंगल ही चाहिए, लेकिन कभी कभार हमें थोड़े बहुत अलग फॉर्मेट ऑफ ट्रायंगल मिल जाते हैं, तो वहां पे हम लोग देखेंगे वो केस बाय केस बेसिस पे, लेकिन मेजरली हमें राइट एंगल ट्रायंगल की ट्रिग्नोमेट्री हमारे फिजिक्स सिलेबस में आती है। ठीक है, तो सबसे पहली बात जो ट्रिग्नोमेट्री में हम देखते हैं वो है साइन थीटा का क्या मतलब होता है। वी ऑल नो साइन थीटा इज इक्वल टू, अगर हम एक राइट एंगल ट्रायंगल लें, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल में ये साइड 90 डिग्री है, तो ये साइड हाइपोटेन्यूज फिक्स्ड है। सुनना ध्यान से मैं जो बोल रहा हूँ, लेकिन इसमें से कौन सा बेस है और कौन सा परपेंडिकुलर है ये तब तक हम फिक्स नहीं कर पाएंगे जब तक हम एंगल ना डिनोट। जैसे कि साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब परपेंडिकुलर कौन सा है? सुने ध्यान से, सुने ध्यान से, परपेंडिकुलर कौन सा है? क्या परपेंडिकुलर ए बी है या परपेंडिकुलर बी सी है? कैसे पता करें?
ये डिसाइड होगा किस एंगल के ऊपर आप साइन लगा रहे हैं। नहीं आया समझ? मान लो मैंने ये एंगल थीटा लिया, अगर मैंने ये एंगल थीटा लिया तो मेरा CB हो जाएगा परपेंडिकुलर और AB हो जाएगा बेस। क्या आप एग्री करते हो? अरे यार, परपेंडिकुलर क्या होता है? जिस एंगल का साइन लिया है उस एंगल के ऑपोजिट में जो साइड है वो परपेंडिकुलर होता है। यस और नो? वो परपेंडिकुलर होता है। डिड यू ऑल अंडरस्टैंड? बेसिक, एकदम बेसिक। आपको में से बहुत से लोगों को पता होगा, ये कुछ लोगों के लिए शायद नया होगा, बट घबराने की बात नहीं है। यू नो इट वेरी वेल, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर, अगर मैंने इसको थीटा लिया तो मेरा परपेंडिकुलर हो जाएगा CB। और यार मस्त। लेकिन अगर मैंने, सुनना ध्यान से, अगर मैंने इसको थीटा लिया तो मेरा साइन थीटा हो जाएगा AB अपॉन AC। तुम अगर ध्यान दोगे तो जो हाइपोटेन्यूज है उसकी लोकेशन फिक्स्ड है। जो भी 90 डिग्री वाला एंगल है उसके ऑपोजिट वाला साइड हमेशा हाइपोटेन्यूज है। लेकिन जो परपेंडिकुलर और बेस है, ये ट्रिगो के लिए जो हम परपेंडिकुलर और बेस यूज करेंगे वो डिसाइड होगा कि हमने एंगल कौन सा लिया है और किसके ऊपर हम ऑपरेट करा रहे हैं, साइन कॉस या टैन। आया कि नहीं? डिड यू अंडरस्टैंड व्हाट आई सेड? तो जैसे कि मैंने अगर एंगल A को थीटा लिया तो परपेंडिकुलर होगा CB, और अगर एंगल C को मैंने थीटा लिया तो परपेंडिकुलर होगा AB। बेसिक बात। तो साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज। तो थीटा के ऑपोजिट वाला साइड परपेंडिकुलर होता है और जो बच गया वो बेस होता है। समझ में आया? थीटा के ऑपोजिट वाला साइड परपेंडिकुलर होगा, जो बच गया वो बेस होगा। क्लैरिटी यही है? यस और नो? क्लियर है? अच्छा, कॉस थीटा की वैल्यू आपको पता है सबको, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होती है। ये सब कोई बड़ी बात नहीं है, सबको पता है। टेन थीटा की वैल्यू क्या होती है? थोड़ा फास्ट बोल दे रहा हूँ बिकॉज आपके लिए ये सब बेसिक बातें हैं। ये सब बहुत किया है। साइन कॉस टेन आ गया, फिर कोसेक आ जाएगा, कोसेक साइन का रेसिप्रोकल होता है। सेक आ जाएगा, टेन आ जाएगा, कॉट आ जाएगा, टेन का रेसिप्रोकल। ये सब चीजें हमें आती है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं। अब सुने ध्यान से आप, क्या ये बेसिक बात समझ में आई है? क्या मैं नेक्स्ट स्लाइड में चला जाऊँ? Shall I move to the next slide? Is everybody okay with this basic slide? कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन नहीं है? अब सुने ध्यान से, सुने और समझे। देखिए, अब साइन कॉस टेन इसकी डिस्कशन होने के बाद हम, जैसे कि मैं आपको बोल चुका था कि हमें कुछ स्टैंडर्ड वैल्यूज साइन कॉस और टेन के याद रखने पड़ते हैं। तो जो स्टैंडर्ड वैल्यूज जो हम लोग पढ़ते हैं वो जनरली कौन कौन से पढ़ते हैं? 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। अब इसके साथ साथ आप अपने रेपर्टोयर में और ऐड करोगे 37 डिग्री, 53 डिग्री, 15 डिग्री, ये सब आप ऐड करोगे, 22.5 डिग्री। ये सब कैसे निकालते हैं मैं आपको समझाऊंगा। 37 और 53 के लिए मैंने आपको ऑलरेडी रटने के लिए बोल दिया था। कि क्या रटने के लिए बोला था? बोलो कि साइन 37 की वैल्यू याद करो, बेसिक लेक्चर, शायद लेक्चर नंबर 1। साइन 37 की वैल्यू होती है 3/5। कॉस 37 की वैल्यू होती है 4/5। साइन 53 की वैल्यू होती है 4/5। कॉस 53 की वैल्यू होती है 3/5। ठीक है, तो ये वैल्यूज आपके रटे होने चाहिए 37 और 53 डिग्री। स्टैंडर्ड, जैसे आपको 0, 30, 45, 60, 90 याद है, वैसे ही 37 और 53 डिग्री याद होना चाहिए। बहुत स्टैंडर्ड है, कोई खास बात नहीं है। ठीक है, अच्छा अभी देखो, सबसे ज्यादा जरूरत क्या पड़ती है हमें? सुने ध्यान से, सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है हमें साइन और कॉस की, सबसे ज्यादा। ठीक है, आप समझोगे थोड़ी देर के बाद, मतलब जैसे हम टॉपिक में आएंगे आप समझोगे कि हमें साइन और कॉस की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है। मतलब कभी भी किसी भी चीज का, किसी भी लेंथ का साइन कंपोनेंट कितना होगा, कॉस कंपोनेंट कितना होगा, ये हमें क्लियरली समझ में आना चाहिए। ठीक है, ये अगर हमें आता है तभी हम प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो साइन कॉस निकालना हमें अच्छे से आना चाहिए। अभी साइन कॉस निकालने के लिए हमें क्या आना चाहिए? हमें सबसे पहले ये राइट एंगल ट्रायंगल आइडेंटिफाई करना आना चाहिए, और उसमें प्रॉपरली साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज और कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज लगाना आना चाहिए। मतलब हमें प्रॉपरली डिसाइड करना आना चाहिए कि कौन सा परपेंडिकुलर है और कौन सा बेस है, क्योंकि हाइपोटेन्यूज की तो पोजीशन फिक्स्ड है। क्योंकि हाइपोटेन्यूज की तो पोजीशन फिक्स्ड है, 90 डिग्री के अपोजिट वाला साइड हाइपोटेन्यूज होगा।
लेकिन बेस कौन सा होगा और परपेंडिकुलर कौन सा होगा, ये हमें एकदम करेक्टली निकालना है कि जिस एंगल का साइन निकाल रहे हैं उसके अपोजिट वाला जो साइड है वो क्या कहलाता है, परपेंडिकुलर, और जो बच गया वो क्या कहलाता है, बेस। क्या दिमाग में ये सेट रहेगा? क्या दिमाग में ये सेट रहेगा एवरीवन? क्या क्लैरिटी है? अच्छा, अब सुनो, अब हमें क्या समझना है, देखो ठीक, ये समझ में आ गया। सर ने बोला 37, 53, 15, 22.5 डिग्री, ये सब हमें याद रखना। अच्छा, इसके बाद हम आते हैं कुछ ट्रिगो आइडेंटिटीज के ऊपर जो हमने रटे हुए हैं। हमने इसका प्रूफ भी किया है, ऐसा नहीं कि हमने सिर्फ रट लिया, हमने इसका प्रूफ भी किया है, लेकिन ये सब आपको याद होना चाहिए। बेसिक ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी में बोलता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। क्या ये सबने पढ़ा हुआ है? प्रूफ भी किया हुआ है सर, यस और नो? ये आपको याद होना चाहिए। दूसरा ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी होता है सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये याद होना चाहिए। दूसरा कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, याद आ रहा है? सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। इसके अलावा जो रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज हैं, जैसे कि कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा, सेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा, cot थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन tan थीटा, ये आपको क्लियर होना चाहिए। ये बेसिक आपने 10th स्टैंडर्ड तक पढ़ा होगा, कोई खास बात नहीं है, हमें पता है। गुड। अब सुनना, इसके बाद कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज जो हमें नए लर्न करने हैं, वो मैं नया वाला जो है वो मैं अभी यहाँ पे लिख रहा हूँ। ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हम लोग पढ़ चुके हैं, सम न्यू ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। अब जो मैं बोल रहा हूँ ये आपको लर्न करना है। आइए मिलके करते हैं और कुछ प्रैक्टिस भी करेंगे ताकि हमें सब कुछ समझ में आ जाए। साइन ऑफ ए प्लस बी, ये होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन। सिमिलरली अगर ये साइन ए माइनस बी होता तो ये होता साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। So this is what is our formula for sin A plus minus B. It is sin A cos B plus minus cos A sin B. अगर यहाँ पे प्लस हुआ तो इधर प्लस आएगा, इधर अगर माइनस हुआ तो इधर माइनस आएगा। Did you understand this? तो ये पहला रिलेशनशिप है जो हमें याद करना है। दूसरा रिलेशनशिप जो हमें याद करना है वो है cos A plus B। cos A plus B होता है cos A cos B माइनस साइन ए साइन बी। जब ये प्लस आता है तो यहाँ पे माइनस आता है, और जब यहाँ पे माइनस आता है तो यहाँ पे प्लस आता है। इसमें कॉस में रिवर्स हो जाता है, याद रखने का तरीका, कॉस में रिवर्स हो जाता है। अगर ये प्लस है यहाँ पे तो यहाँ पे माइनस आएगा, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस आएगा। क्या क्लैरिटी है ये? तो साइन ए प्लस माइनस बी का फॉर्मूला आप ध्यान से नोट करें, ये आपके लिए नया है, साइन ए कॉस बी प्लस माइनस कॉस ए साइन बी। क्या क्लैरिटी है ये? फिर कॉस ए प्लस माइनस बी का फॉर्मूला कॉस ए कॉस बी माइनस प्लस साइन ए साइन। क्या सबको समझ में आया? क्या सबको समझ में आया? क्लैरिटी है? सिंपल, कोई दिक्कत कोई कंफ्यूजन नहीं है, बहुत सिंपल सी बात है, हमें आता है। ठीक है, ये दोनों फॉर्मूला आपको याद रहेंगे, मैंने तरीका भी रटाया है कैसे आप इन फॉर्मूला को याद रखेंगे। ठीक है, अच्छा अब सवाल है सर इन फॉर्मूला का फायदा क्या है? व्हाट इज द फायदा ऑफ दिस? आई विल टेल यू। अच्छा इसमें देखो ध्यान से, अभी इसके कुछ मॉडिफिकेशंस आते हैं। मॉडिफिकेशन क्या होता है देखो ध्यान से, अगर मैं बोलूं a इक्वल टू बी है, मतलब ये a और ये b सेम है, तो साइन 2a का जो फॉर्मूला आएगा, अगर मैं प्लस वाला ले रहा हूं माइनस करूंगा तो साइन 0 आ जाएगा, साइन 0 इज 0।
तो प्लस वाला फॉर्मूला मैं बना रहा हूँ, साइन ए प्लस ए साइन 2a, इसका फॉर्मूला आ जाएगा साइन ए कॉस ए प्लस कॉस ए साइन ए, तो इट विल बी 2 साइन ए कॉस ए। ये भी एक फॉर्मूला है जो काफी यूज होता है। दूसरा फॉर्मूला, अगर मैं कॉस के फॉर्मूला में a इज इक्वल टू बी कर दूं, कॉस के फॉर्मूला में, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, माइनस वाला ऑब्वियसली नहीं लेंगे, क्योंकि माइनस वाला अगर लेते हैं तो कॉस a माइनस ए कॉस 0 हो जाएगा, कॉस 0 इज 1। तो हम क्या लेंगे, हम लेंगे a प्लस बी वाला फॉर्मूला, तो ये आ जाएगा कॉस 2a का फॉर्मूला, कॉस 2a आ जाएगा कॉस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर। मैंने b की जगह पे क्या रख दिया, a रख दिया, तो देखो b कॉस ए कॉस स्क्वायर ए आया, साइन ए साइन स्क्वायर ए आया। अब यहाँ पे एक छोटी सी बात ध्यान से सब लोग नोट करें, क्या आप ये अप्रिशिएट करते हो कि व्हेन आई से कॉस ए इंटू कॉस ए, दिस इज बेसिकली कॉस ए का होल स्क्वायर एंड दिस इज सेम एज कॉस स्क्वायर ए, ये सब सेम है। कॉस ए का होल स्क्वायर को आप कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हो, समझ में आ रहा है, ट्रिग्नोमेट्री में ये अलाउड है। तो जब हम कॉस ए इंटू कॉस ए करते हैं, ये कॉस ए का होल स्क्वायर होता है, विच कैन बी रिटन एज कॉस स्क्वायर ए। समझे बात को, क्लैरिटी है ये, which can be written as cos square a, and this is an allowed operation in trigonometry. This is an allowed operation in trigonometry. ठीक है। Similarly, if I do sin a into sin a, I have to write it as sin a का whole square, which is same as sin square a. This is a valid operation in trigonometry. ऐसा हम कर सकते हैं, ठीक है, इसमें कोई गलती नहीं, we should be, इसमें कोई गलती नहीं, हम कर सकते हैं, सिंपल, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे देखो, तो हमारे पास सम न्यू ट्रिग्नोमेट्रिक एंटिटीज में दो और फॉर्मूला जुड़ गए, sin 2a का और cos 2a का। sin 2a का फॉर्मूला क्या है, 2 sin a cos a, cos 2a का फॉर्मूला क्या है, cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a। अब ये cos 2a का फॉर्मूला जो है, ये काफी यूज में आता है, बहुत सी जगह पे यूज में आता है। तो इसको हम लोग और कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं, cos 2a का फॉर्मूला को देखो ध्यान से, जैसे हमने लिखा है इसे cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर, तो ये जो होगा, इसको cos स्क्वायर को मैं लिख सकता हूं 1 माइनस साइन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, सो दिस कैन बी रिटन एज 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर। तो cos 2a इज 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर है, ऐसा भी लिख सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि cos स्क्वायर a को ऐसे ही रखो और साइन स्क्वायर a को लिख डालो 1 माइनस cos स्क्वायर, तो उस केस में ये हो जाएगा cos स्क्वायर a माइनस 1 प्लस cos स्क्वायर a, विच इज 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। तो cos 2a का ये भी फॉर्मूला सही है, कभी कभार ये काम आ जाएगा, कभी कभार ये काम आ जाएगा, डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन। तो ये दोनों ही cos 2a के एक्सपेंशंस सही है, डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट हम कौन सा यूज करेंगे, ये डिपेंड करेगा रिक्वायरमेंट के हिसाब से। क्या क्लैरिटी है एवरीवन? यस, क्या क्लैरिटी है ये एवरीवन? आई होप ऑल ऑफ यू गॉट दिस, कोई दिक्कत कोई कंफ्यूजन नहीं है। फिर से सुनो, देखो एक बार। जो बेसिक ट्रिगो आइडेंटिटीज थे वो तो हमने समझ लिया, बेसिक ट्रिगो आइडेंटिटीज में कोई दिक्कत नहीं है, वी अंडरस्टूड इट। लेकिन उसके अलावा सुने ध्यान से, बेसिक ट्रिगो आइडेंटिटीज के अलावा सुने ध्यान से, बेसिक ट्रिगो आइडेंटिटीज के अलावा अगर आप देखोगे सम न्यू ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज जो अभी हम पढ़ रहे हैं, हम अभी सीख रहे हैं, फिर से एक बार इसको ध्यान दो। साइन ए प्लस माइनस बी, साइन ए प्लस माइनस बी का फॉर्मूला देखो, तो सबसे पहले साइन ए प्लस बी लिखा था, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। फिर याद रखने का तरीका, अगर साइन ए प्लस बी था तो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, अगर माइनस डालते तो साइन ए माइनस बी आता, तो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी आता। तो सिंपल, याद रखने का तरीका बहुत सिंपल हो जाएगा अगर आप इस तरीके से इसको दिमाग में रखोगे, ठीक है। दूसरा कॉस ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए, सॉरी कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। पहला, अगर ए प्लस बी है तो उसके साथ माइनस आएगा, और अगर माइनस है तो उसके साथ
प्लस आएगा। क्या मेरी बात समझ में आई? तो cos a माइनस बी इज cos a cos b प्लस sin a sin b, cos a प्लस b इज cos a cos b माइनस sin a sin b। एकदम क्लियर होना चाहिए। अब a और b को सेम करने के बाद मेरे पास दो और रिलेशनशिप आए, sin 2a एंड cos 2a, तो उनको मैंने लिखा और फिर cos 2a का मैनिपुलेशन किया, दो अलग तरीके से लिख सकते हैं। ये सब चीजें हमारे बहुत काम आती है, बहुत ज्यादा। ठीक है, तो ये आपको एकदम क्लियर होना चाहिए। ठीक है, क्लैरिटी है, समझ में आई बात? ठीक, अब देखो ये समझ में आने के बाद अब देखो, जैसे कि सपोज, सुनना ध्यान से, सपोज देखो, सपोज इफ आई आस्क यू, यार मुझे ना सर ने बोला है cos 22.5 डिग्री की वैल्यू निकालनी। सुनना ध्यान से, दिस इज अ गुड क्वेश्चन, थिंक अबाउट इट। cos 22.5 डिग्री की वैल्यू निकालनी, कैसे निकालूं मैं ये वैल्यू? ये 22.5 डिग्री है, मुझे 22.5 डिग्री की वैल्यू पता नहीं है, क्या करूं? ध्यान से देखो, ये फॉर्मूला काम आएगा। cos ऑफ, ये मान लो a, दिस इज cos a, तो मैं क्या करूंगा, cos 2a इज इक्वल टू, ये जो फॉर्मूला है इसको यूज करूंगा। तो cos 2a, a की वैल्यू 22.5 डिग्री है, तो cos 2a कितना हो जाएगा, cos 45 डिग्री, यस सर, विच इज इक्वल टू 2 इंटू cos स्क्वायर a माइनस 1, यस सर। अब सुनना, ये माइनस 1 को इधर ले आओ, तो क्या ये हो जाएगा cos 45 डिग्री प्लस 1 बाई 2 इज इट इक्वल टू cos स्क्वायर a, और a की वैल्यू है कितनी, 22.5 डिग्री, तो क्या ये cos 22.5 डिग्री का होल स्क्वायर है। cos 45 डिग्री की कितनी वैल्यू आती है, 1/√2, स्टैंडर्ड है, अपने को पता है। तो ये वैल्यू आ जाएगी 1 प्लस √2 डिवाइडेड बाई 2√2, दिस इज इक्वल टू cos स्क्वायर 22.5 डिग्री। आर ऑल ऑफ यू ओके विद दिस? तो क्या मैं लिख सकता हूं, देयरफॉर cos 22.5 डिग्री इज इट इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस √2 बाई 2√2, ये है cos 22.5 डिग्री की वैल्यू। गायब हो गया, तो क्लैरिटी है ये? सोचो, मैंने आपको बोला ना आपको 22.5 डिग्री याद रखना है, तो 22.5 डिग्री याद कैसे करोगे, सबसे तो निकालना पड़ेगा। कैसे निकालोगे 22.5 डिग्री? इस तरीके से। क्या आपको फील आई? एवरीवन जस्ट हैव अ गुड लुक अराउंड इट। क्या आपको cos 22.5 डिग्री कैसे निकालना है, क्या आपको समझ में आया? कैसे निकाल, कैसे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए। हमारे लिए 22.5 डिग्री की वैल्यू याद रखना ज्यादा जरूरी है, बट आया कैसे, इसकी अगर क्लैरिटी आ जाए तो अपना दिमाग वैसे चलने लगेगा फास्ट। क्या क्लैरिटी है? cos 22.5 डिग्री। अच्छा, अगर मैं आपको बोलूं cos 15 डिग्री निकालो, क्या तुम अब निकाल सकते हो cos 15 डिग्री? अब तुम अकलमंद हो चुके हो, क्या तुम मुझे cos 15 डिग्री निकाल के बता सकते हो? मैंने cos 15 भी निकालने के लिए बोला है ना तुम्हें, इसको a मान लो, इज इट cos a? कैसे निकालोगे cos 15 डिग्री? सोचो तो, अकल लगाओ, ट्राई करोगे? ट्राई करोगे? कोई कुछ बोलता भी नहीं है, ट्राई करोगे? करो ट्राई, करो ट्राई, ट्राई प्लीज। cos 15 डिग्री चाहिए, कैसे निकालोगे? यूज द फॉर्मूला cos 2a is equal to 2 cos square a minus 1, yes or no? yes or no? तो cos 2a, a की वैल्यू 15 है, तो cos 2a मतलब कितना, cos 30 डिग्री। cos 30 डिग्री इज इक्वल टू 2 टाइम्स cos स्क्वायर a माइनस 1, माइनस 1 उधर ले जाओ, 1 प्लस cos 30 डिग्री, cos 30 डिग्री कितना होता है, √3/2 सर, इज इट इक्वल टू 2 टाइम्स cos स्क्वायर a, यस। तो इट इज 2 प्लस √3/4 इज इक्वल टू
cos square A, and A is 15 degree. So can I write it as cos square 15 degree? Then what is cos 15 degree? रटने का तरीका बोलूं, 2 3 4। cos 15 डिग्री की वैल्यू देख, 2 3 4, और थोड़ा सा अक्कल लगाएगा तो देख 1 2 3 4 5 सब इन्वॉल्व है, 1 और 5। अरे याद रखने का फालतू तरीका से फालतू चीजें हमें याद रह जाती है। 2 3 4 2 प्लस रूट 3/4, 2 3 4 है ना। अरे याद रखने का फालतू तरीका है, हमें फालतू चीजें ही याद रहती हैं। क्या याद आ रहा है? क्या नेमोनिक्स बन रहा है? 2 3 4, अच्छा 2 3 4 बराबर है सर। और 15 डिग्री 1 2 3 4 5 है। क्या बात समझ में आ रही है? तो 2 प्लस रूट 3/4, 2 3 4 थे इसमें 15 डिग्री पे, कॉस 15 डिग्री पे। अरे आया कि नहीं? पागल हो गए तुम? बहुत ज्यादा हो गया सर। अरे सिंपल है यार, डरो मत। तो cos 15 डिग्री आ गया। देखो मैंने तुम्हें कौन कौन से वैल्यूज बोले थे, मैंने जो जो वैल्यूज बोले थे वही वैल्यूज तुमसे निकलवा रहा हूँ। 37 डिग्री 53 डिग्री मैंने बता दिया था, 15 डिग्री मैंने तुमसे निकलवा दिया, 22.5 डिग्री मैंने तुमसे निकलवा दिया। और क्या बचा? और क्या बचा? अच्छा मुझे एक बात बोलो तो, मैंने तुमसे देखो देखो तुम लोग को इतना आइडिया है, मैंने तुमसे cos 15 डिग्री निकलवा दी, ठीक है? क्या तुम मुझे sin 75 डिग्री बता सकते हो? sin 75 डिग्री बता सकते हो क्या? Come on guys, करेक्ट। फिर cos 15 है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल भूल गए क्या? इसको लिख सकता हूं 90 माइनस 75 डिग्री, एंड cos ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू sin थीटा। तो क्या cos 15 ही सेम एज एट sin 75? इतना क्या सोच रहे हो? अरे यार इतना क्या सोच रहे हो? अरे यार बहुत बड़ा चीज बोल दिया मैंने। अरे cos 15 को cos 90 माइनस 75 लिख सकते हैं ना? यस और नो? हाँ लिख सकते हैं। और cos 90 माइनस 75, cos 90 माइनस थीटा क्या होता है? sin थीटा। तो sin 75 इज सेम एज cos 15। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल रिलेशनशिप, यस यू रिमेंबर, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल रिलेशनशिप। तो cos 15 इज सेम एज sin 75, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल रिलेशनशिप। क्या क्लैरिटी आ रही है? क्या 100% क्लैरिटी है? कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन नहीं है? अच्छा सुनना अभी ध्यान से, क्या तुम्हारी बुद्धि तुम्हें ये बोल रही है कि साइन 75 डिग्री को, सुनना, क्या तुम साइन ऑफ 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री भी लिख सकते हो? ये अगर ए मान लो, ये छोटा छोटा मैनिपुलेशन है जो तुम्हें करना आना चाहिए, और ये बी मान लो, क्या ये साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला है, विच इज सेम एज साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी? यस और नो? याद आ रहा है? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, याद आ रहा है? अब तुम बताओ साइन, ये साइन 45 डिग्री में डायरेक्ट लिख रहा हूं, साइन 45 डिग्री इज 1/√2, कॉस 30 डिग्री इज √3/2 प्लस कॉस ऑफ 45 डिग्री विच इज 1/√2, फिर साइन ऑफ 30 डिग्री विच इज हाफ। तो क्या ये आ गया √3 प्लस 1/2√2? मैंने कुछ गड़बड़ किया?
कुछ गड़बड़ है क्या? साइन ए साइन 45 डिग्री, कॉस 30 डिग्री, कॉस 30 रूट 3/2, कॉस ए कॉस 45 डिग्री, साइन 30 डिग्री विच इज हाफ। सही है ना? क्या क्लैरिटी है ये? क्या क्लैरिटी है? अरे बोलो, डिड यू अंडरस्टैंड दिस? तो इस टाइप के रिलेशनशिप हमें करने के लिए मिलेंगे एंड वी शुड बी वेरी मच क्लियर अबाउट दिस कि व्हाट इज हैपनिंग। क्या सारे कैलकुलेशन सही है? एक बार चेक कर लो, कुछ गड़बड़ तो नहीं की मैंने? सब लोग देखें, सब लोग देखें। साइन 75 डिग्री is sin 30 plus 45 degree, that is sin 30 plus 45 degree। सही है? sin 45 cos 30 cos 45 sin 30। ठीक है, समझ में आ रहा है ये? डिड यू ऑल अंडरस्टैंड दिस? सो इस टाइप के क्वेश्चंस हम लोग कल और प्रैक्टिस में लेंगे, और कल हम बेसिकली और साइन कन्वेंशंस की क्वेश्चंस करेंगे कि क्या हो रहा है क्या नहीं। ठीक है, सो वी विल सी दैट। सो टुमारो वी विल कंटिन्यू आवर डिस्कशन फ्रॉम दिस पॉइंट। ठीक है, चलो बाय, टेक केयर, बाय एवरीवन।